साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती अध्ययन मंत्र पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और ये प्रश्न आपके होने वाली रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का ठीक तरीके से विश्लेषण किया जाएगा यहाँ। तो देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का हमारा जो पहला प्रश्न है साथियों, वो है वह कुछ खा रहा है। वाक्य में कुछ शब्द में सर्वनाम है, यानी कि हमारे से वाक्य में जो कुछ शब्द दिया गया है उस कुछ शब्द में हमें सर्वनाम का पता लगाना है। ऑप्शन नंबर ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो साथियों, यदि बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो चिन्ह पहचान जो चिन्ह आते हैं या शब्द आते हैं वो होते हैं यह या फिर वह। दूसरे यदि ऑप्शन की बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की साथियों, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो पहचान के जो चिन्ह आते हैं या शब्द आते हैं वो होते हैं मैं, तू, आप। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन हमारा साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में यदि हमें पहचान चिन्हों की बात करें तो इसमें प्रश्न हमारे सामने निकल के आते हैं कि कौन, क्या, ऐसे प्रश्न हमारे सामने निकल के आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके जो पहचान चिन्ह या शब्दों की बात करें तो वो होता है कोई या कुछ। तो साथियों, हमारे से प्रश्न में पूछा गया कुछ शब्द, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है घर के भीतर बंदर है, वाक्य में रेखांकित अंश है। साथियों, वाक्य में रेखांकित जो अंश दिया गया वो है भीतर। तो हमें ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर बी है निपात अव्यय, ऑप्शन नंबर सी है संबंध बोधक अव्यय और ऑप्शन नंबर डी है समुच्चय बोधक अव्यय। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर से संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में भी यदि हम स्थानवाचक की बात करें, ये भीतर जो शब्द है वो स्थानवाचक के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, भीतर के अतिरिक्त जैसे शब्द हुआ बाहर, दूर, निकट आदि शब्द भी इसी संबंध बोधक अव्यय के स्थानवाचक जो डिवाइडेशन किया हुआ है उसके अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा जो प्रश्न है साथियों हमारा वो है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। हमारे से लिंग निर्धारण संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द की हमें पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा नीम, ऑप्शन नंबर बी है बरगद, ऑप्शन नंबर सी है बबूल, ऑप्शन नंबर डी है इमली। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द इमली। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों स्त्री का सही बहुवचन चुनिए। स्त्री जो शब्द है उसका हमें बहुवचन शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है स्त्रियां, ऑप्शन नंबर बी है स्त्रियों, ऑप्शन नंबर सी है स्त्रियां, ऑप्शन नंबर डी है स्त्रियों। तो साथियों, स्त्री शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रियां। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सुरेंद्र ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में उपर्युक्त काल का चयन कीजिए। हमें काल का चयन करना है। वाक्य में दिया गया है सुरेंद्र ने पुस्तक पढ़ी। अब समय का यदि हमें काल की दृष्टि से इसको देखें साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सामान्य भूत, ऑप्शन नंबर बी है आसन्न भूत, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण भूत और ऑप्शन नंबर डी है अपूर्ण भूत। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है महर्षि शब्द का उपर्युक्त संधि विच्छेद है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए है महान धन ऋषि, ऑप्शन नंबर बी है महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर सी है महाधन ऋषि और ऑप्शन नंबर डी है महाधन ऋषि। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द महाधन ऋषि।
इसमें जो ऋषि शब्द है साथियों उसमें ई की जो मात्रा आएगी वो छोटी ई की मात्रा आएगी। और साथ ही साथ महर्षि शब्द में यदि हम संधि की बात करते हैं तो इसमें साथियों संधि होगी, वो होगी गुण संधि। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नील लोहित शब्द में समास है। नील लोहित हमारे सामने शब्द दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी है बहुव्रीहि समास और ऑप्शन नंबर डी है द्विगु समास। तो साथियों सबसे पहले हम यदि शब्द की तरफ देखें तो नील और लोहित इन दोनों शब्दों में एक योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है। योजक चिन्ह हमेशा द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, अनुपयोगी शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। अनुपयोगी शब्द दिया हुआ है, उसमें हमें जो उपसर्ग है उसका पता करना है। ऑप्शन नंबर ए है अन, ऑप्शन नंबर बी है अनु, ऑप्शन नंबर सी है अन और ऑप्शन नंबर डी है आड। तो साथियों इसका यदि राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर से। यदि इसका वर्ण विच्छेद करें साथियों हम तो इसमें अन धन उपयोगी, इसमें देखा जाए तो संधि कोई भी नहीं है, इसमें केवल वर्णों का क्या हुआ है, संयोग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, मानव शब्द में उपर्युक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक तद्धित प्रत्यय और ऑप्शन नंबर डी है कर्तृवाच्य प्रत्यय। तो साथियों यदि प्रत्ययों की बात करें तो प्रत्ययों को सबसे पहले दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है वो है कर्तृवाचक प्रत्यय और दूसरा जो भाग है वो है तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक जो प्रत्यय होते हैं साथियों वो धातुओं के साथ जुड़ करके शब्दों का निर्माण करते हैं और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं साथियों वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या किसी मूल शब्द के साथ जुड़ करके पदों का निर्माण करते हैं। तो साथियों इसमें मानव शब्द में यदि सीधे प्रत्यय की बात की जाए तो इसमें पहला जो प्रत्यय यदि ऑप्शन में तद्धित और कर्तृवाच्य प्रत्यय दिया हुआ हो तो इसमें तद्धित प्रत्यय होगा। और तद्धित प्रत्यय की यदि भेद के रूप में पूछा जाए तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा अपत्यवाचक। कौन सा होगा, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत एक प्रत्यय भी आता है, यह प्रत्यय भी आता है। अब साथियों इस मानव शब्द का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है मनुधन ए। मनुधन ऐसे साथियों मानव शब्द बना है। यदि ऐसे ही एक दो उदाहरणों की यदि और हम बात करें, जैसे यादव शब्द है साथियों, तो यादव शब्द का जो निर्माण हुआ है वो भी अप्रत्यय से हुआ है। उसमें जो मूल शब्द है वो यदु है, यदु धन ए। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न में नहीं पूछा गया साथियों, विशेष ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अभिलाषा, ऑप्शन नंबर बी है कामना, ऑप्शन नंबर सी है लिप्सा और ऑप्शन नंबर डी है कुंतल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कुंतल। साथियों इच्छा शब्द की यदि पर्यायवाची की अन्य पर्यायवाची शब्दों की हम बात करें अभिलाषा, कामना, लिप्सा के अतिरिक्त, तो एक शब्द इसका पर्यायवाची होता है आकांक्षा, एक होता है वांछा, एक शब्द होता है मनोरथ। इच्छा के ये सभी पर्यायवाची हैं। मनोरथ एक होता है ऐषणा। तो साथ साथ इन शब्दों को भी आप याद करते हुए चलेंगे। और साथियों यदि ऑप्शन नंबर डी कुंतल की बात की जाए कि कुंतल किस शब्द का पर्यायवाची है, तो ये कुंतल जो शब्द है साथियों हमारे केस शब्द यानी केस यानी बाल शब्द का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त भी बाल शब्द के या केस शब्द के हम पर्यायवाची देखें तो वो होंगे एक अलक, अलक यानी बाल होता है, एक होता है कच और एक होता है शिरोरूह है, शिरोरूह है। तो ये सभी शब्द जो हैं साथियों वो केस या बाल शब्द के पर्यायवाची हैं। कुंतल भी केस या बाल शब्द का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो। वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए, यानी कि वह उक्ति जो परंपरा से लगातार चली आ रही हो उसके लिए हमें एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है अनुश्रुति, ऑप्शन नंबर बी है जनश्रुति, ऑप्शन नंबर सी है अभियुक्त और ऑप्शन नंबर डी है अनिमेष। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुश्रुति। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है साथियों वो है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए,
यानी कि हमारे सामने ऑप्शन में 4 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से जो शुद्ध वर्तनी से जो शब्द बना हुआ है उसका हमें चयन करना है। तो साथियों पहला शब्द है आधीन, दूसरा ऑप्शन है कुटुंब, तीसरा ऑप्शन है पूजनीय और चौथा ऑप्शन हमारे सामने उम्मीदवार। तो साथियों यदि शुद्ध वर्तनी की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पूजनीय। आधीन जो शब्द होता है उसका शुद्ध रूप होता है अधीन। कुटुंब का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है कुटुंब। और उम्मीदवार का जो शुद्ध रूप बनेगा साथियों वो बनेगा उम्मीदवार। तो साथियों ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, यदि तुम बैट दो तो मैं खेलने चलूं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार हमें बताना है। सबसे पहले साथियों हम वाक्य की बात करें तो वाक्य अर्थ और रचना दो आधार पर बटे हुए हैं। अर्थ और रचना दो आधारों पर बटे हुए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 5 भेद होते हैं साथियों, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब इनमें से हमें अर्थ के आधार पर जो 5 भेद होते हैं साथियों, उन भेदों से पूछा गया है कि यदि तुम बैट दो तो मैं खेलने चलूँ, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विधानार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर ब है निषेधात्मक वाक्य, ऑप्शन नंबर स है इच्छार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर ड है संकेतार्थक वाक्य। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ड संकेतार्थक वाक्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न में से संकेत चिन्ह का चयन कीजिए। रीट परीक्षा में यदि देखा जाए साथियों तो इसी वर्ष एक नया टॉपिक जोड़ा गया है विराम चिन्ह से संबंधित। तो यहाँ से प्रश्न पूछने की आकांक्षा या संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बहुत गहनता से इनका अध्ययन करें। इसका जो साथियों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि जो स्टार जो बना हुआ है हमारा वो हमारा संकेत चिन्ह है। साथियों ऑप्शन नंबर ए में जो चिन्ह दिया हुआ है हमें वो है हमारा विकल्प चिन्ह, इसको कहते हैं हम विकल्प चिन्ह। ऑप्शन नंबर जो बे में साथियों चिन्ह दिया हुआ है इस चिन्ह को हम कहते हैं साथियों अवतरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह? अवतरण चिन्ह, या इसी को कहते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर द में जो हमारे सामने जो दिया गया है चिन्ह है वो आप सभी जानते होंगे, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है साथियों, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ है। यानी कि कान में तेल डालना। ऑप्शन नंबर ए है कान भरना, ऑप्शन नंबर बी है चुगली करना, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा पर ध्यान न देना, और ऑप्शन नंबर डी है कान खाना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षा पर ध्यान नहीं देना। यदि दूसरा इसका अर्थ बताया जाए या मुहावरे का सही अर्थ लिया जाए तो इसका हम ये भी कह सकते हैं कि अनसुना करना, अनसुना करना। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा साथियों, लृ वर्ण का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान संबंधित हमारे से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है तालव्य, ऑप्शन नंबर ब है मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर स है दंत्य, और ऑप्शन नंबर द है नासिक्य। तो साथियों यदि इसके राइट आंसर की बात करें कि लृ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है हमारा दंत्य। इस लृ वर्ण के अलावा जो हमारा त जो वर्ग होता है त थ द ध न, ये सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं? दंत्य के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ यदि हम साथियों बात करें जो हमारा स आता है ये भी इसी दंत्य के अंतर्गत आता है। बात करें साथियों ऑप्शन नंबर ए में हमारे सामने दिया हुआ है तालव्य। तालव्य के अंतर्गत आते हैं ई, बड़ा ई और च वर्ग, यानी कि च छ ज झ न। एक आता है य और एक आता है स। तो ये सभी जो वर्ण आते हैं ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं। साथियों ऑप्शन नंबर ब में हमारे सामने मूर्धन्य दिया हुआ है, उस मूर्धन्य के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं तो साथियों इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस मूर्धन्य के अंतर्गत साथियों री की बात की जाए या ट वर्ग की बात की जाए या रे की बात की जाए या से की बात की जाए तो साथियों ये सभी जो वर्ण हैं ये मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। और नासिक्य के अंतर्गत आते हैं साथियों प्रत्येक वर्ण का जो पंचम अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ण का जो पंचम अक्षर होता है य, न, और म, ये सभी जो आते हैं वो नासिक्य के अंतर्गत
आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते हैं। प्रश्न में नहीं पूछा गया साथियों, विशेष ध्यान दें। ऑप्शन नंबर ए है क्रिया, ऑप्शन नंबर ब है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर स है विशेषण और ऑप्शन नंबर द है सर्वनाम। तो साथियों जो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है और विकारी नहीं होते हैं वो शब्द होते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। वाक्य में हमें क्रिया विशेषण की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए है पेड़ पर पक्षी बैठा है, ऑप्शन नंबर ब है गुंजन गाना गाती है, ऑप्शन नंबर स है प्रशांत धीरे धीरे चलता है, ऑप्शन नंबर द है वर्षा पत्र लिखती है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, प्रशांत धीरे धीरे। ये जो धीरे धीरे 2 बार शब्द हुआ है ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है। यानी कि हिंदी का यदि हम शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो हमारी सहायक सामग्री है वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्राफ, ऑप्शन नंबर ब है रेडियो, ऑप्शन नंबर स है चित्र, ऑप्शन नंबर द है श्यामपट्ट। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर द श्यामपट्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ साथियों। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, टेलीविज़न द्वारा शिक्षण किया जाता है। यानी कि टेलीविज़न के द्वारा किस प्रकार का शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर ब है अवबोधपूर्ण, ऑप्शन नंबर स है मनोरंजनात्मक और ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा उपयुक्त सभी। यानी कि ये सभी प्रकार के जो शिक्षण है वो टेलीविज़न के अंतर्गत हमारे द्वारा किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पठन का पहला स्तर है। यानी कि पठन से संबंधित हमारा जो पहला स्तर है वो कौन सा है। इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए है शब्द पठन, ऑप्शन नंबर ब है वर्ण पठन, ऑप्शन नंबर स है चित्र पठन और ऑप्शन नंबर द है शाब्दिक पठन। तो साथियों यदि पठन के यदि पहले स्तर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर स, चित्र पठन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। यानी कि मूल्यांकन यदि हमारे द्वारा किया जा रहा है और मूल्यांकन में यदि हमें निष्पक्षता बनाए रखनी है तो उस निष्पक्षता के लिए हमारे सामने कैसे प्रश्न होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर ब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन नंबर स है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ऑप्शन नंबर द है निबंधात्मक प्रश्न। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यदि विषय से संबंधित या भावात्मक कौशलों का परीक्षण करना है तो उसके लिए हमारे सामने निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है। यानी कि हमारे सामने विधियां दी हुई हैं, उस विधियों में हमारे से पूछा गया कि ऐसी विधि जिसमें शिक्षण कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर ब है परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर स है प्रत्यक्ष विधि और ऑप्शन नंबर द है डॉल्टन विधि। तो साथियों डॉल्टन जो विधि है जो डॉल्टन के द्वारा दी हुई है, इसमें जो शिक्षण है शिक्षण कार्य है कक्षा के स्थान पर कहाँ करवाया जाता है, प्रयोगशाला में। ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साथियों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। यानी कि शिक्षण की जो प्राचीन विधि है, जो भी सबसे प्राचीन विधि है उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर ब है हरवर्टीय विधि, ऑप्शन नंबर स है दृष्टांत विधि और ऑप्शन नंबर द है प्रश्नोत्तर विधि। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि व्याख्यान विधि प्राचीन गुरुकुल परंपरा से चली हुई आ रही है, इसलिए जो व्याख्यान विधि हमारी सबसे प्राचीन विधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। यानी कि भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की जो परंपरा है उस शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है मॉन्टेसरी ने, ऑप्शन नंबर ब है हेलन पार्क हर्स्ट ने, ऑप्शन नंबर स है फ्रोबेल ने और ऑप्शन नंबर द है हेनरी कोल्डवेल कुक ने। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मॉन्टेसरी ने बताया कि बालक के यदि कौशलों का विकास कर रहे हैं तो उसमें श्रवण के बाद में लेखन का विकास होना
जरूरी है, वाचन का विकास होना अति आवश्यक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है, यानी कि किसी वाक्य का यदि हमें विश्लेषण करना है तो उसके लिए जो सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर ब है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर स है गीत अभिनय विधि और ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी। तो साथियों यदि वाक्य का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है, उदाहरण दे करके समझाना पड़ता है किसी वाक्य के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि में पहले जो शिक्षक है वो उदाहरण प्रस्तुत करता है, बाद में नियम की तरफ बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, भाषाई कौशलों का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा 2, ऑप्शन नंबर ए है कक्षा 1, ऑप्शन नंबर स है कक्षा 5, ऑप्शन नंबर द है कक्षा 8। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर स कक्षा 5, यानी कि प्राथमिक स्तर तक 1 से 5 का जो स्तर होता है वो होता है प्राथमिक स्तर। उस प्राथमिक स्तर तक बालक के सभी भाषाई कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, अध्यापक बालक की समस्याओं का पता लगाकर शिक्षण कराता है वह है, यानी कि उस शिक्षण को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निदानात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर ब है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर स है उपचारात्मक शिक्षण और ऑप्शन नंबर ड है उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निदानात्मक शिक्षण। अध्यापक यदि बालक की समस्याओं का पता लगा रहा है तो उस प्रकार के शिक्षण को कहेंगे हम निदानात्मक शिक्षण। और निदानात्मक के बाद में यदि समस्याओं का समाधान किया जा रहा है तो उसको कहेंगे हम उपचारात्मक शिक्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, भाषा है, यानी कि भाषा की विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अर्जित संपत्ति, ऑप्शन नंबर ब है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ऑप्शन नंबर स है ईश्वर प्रदत्त संपत्ति और ऑप्शन नंबर द है सहजात योग्यता। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि भाषा की प्रकृति कैसी है, तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है साथियों, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि भाषा यदि किसी भाषा का यदि हम शिक्षण करते हैं तो उस भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ब है शब्द संपदा का विकास करना, ऑप्शन नंबर स है व्याकरण सम्मत वाक्य रचना का ज्ञान करना और ऑप्शन नंबर द है साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त करना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो साथियों इसी के साथ हमारी आज की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला है वो समाप्त होती है। ऐसी ही प्रश्नोत्तरी की श्रृंखलाएँ ला करके हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके साथियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इस प्रश्नोत्तरी का लाभ प्राप्त हो सके और आप भी गहनता से अध्ययन करें ताकि आने वाली परीक्षा में आपको अधिक अंक प्राप्त हों। धन्यवाद।